मेन स्ट्रीम एजुकेशन स्पेसेस जो हैं स्कूल्स कॉलेजेस में यही होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बार बार सेलेक्ट कर लिया जाता है। सर आजकल टीचर्स के पास इतने मल्टीपल टास्क हैं, उनको बहुत इजी वे लगता है ये मेरे 4 स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उनको बार बार मौका मिल गया। अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स से बाकी 36 कैसे ग्रुप होंगे? एक डिस्क्रिमिनेशन जो एज अ फीमेल फेस करने को मिलता है। एक सेशन सभी स्कूल्स में हमें देना चाहिए ताकि बच्चों की थोड़ी उस बात पे समझ बने कि भेदभाव से बच सके। एज एन एजुकेटर किस तरह से आपने कोशिश की है उन गैप्स को फिल करने की? हम इंडिविजुअल असाइनमेंट्स देते हैं सर, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। तो आपको स्टेज पे आना पड़ेगा। पहले ह्यूमन रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग थे इसलिए क्योंकि सोशल क्वेश्चन हाई होता था लोगों का। अब यूथ लीडरशिप की कैपेसिटी में आकर उन चीजों को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए जो आपने फेस की। एक स्पेस उनको प्रोवाइड करा रहे हैं जहाँ पर हम उनको सुन रहे हैं और उनको कंपेशन और केयर के लेंस से अपने आसपास के लोगों को भी देखने के लिए हम मौका दे रहे हैं। एक्सटर्नल बॉडीज जो आती हैं इस तरह की स्पेस क्रिएट करने के लिए, क्या उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंटीग्रेट नहीं किया जाता? शायद सारा 100% यूथ नहीं समझेगा, लेकिन मुझे लगता है 40% भी समझा तो ठीक है। वी हैव डन आवर वर्क वेरी वेल। वेलकम टू अनदर राउंड सीरीज ऑफ स्विच टॉक। और आज इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड हम कर रहे हैं रिगार्डिंग यूथ लीडरशिप एंड एजुकेशन, और दिस इज इन एसोसिएशन विद शेयर अ स्माइल फाउंडेशन जो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं जयपुर में। अलॉन्ग विद दैट कम्युनिटी जो एक यूथ कलेक्टिव है और नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, एंड वार्तालीप कोलिशन। और आज का हमारा जो टाइटल है इस एपिसोड का, दैट इज मुलाकात बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। और आज के हमारे गेस्ट हैं जिसमें एजुकेटर हैं डॉक्टर भारती शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर मैम। आपका करीब 2.5 दशक का एजुकेशन में एक्सपीरियंस है, किस तरह से अलग अलग फील्ड्स में आपने एजुकेट किया है यूथ को। एंड देन वी हैव शेयर अ स्माइल फाउंडेशन के 2 यूथ लीडर्स, Kulsum and Sagar. Thank you so much for being here. It's a pleasure having you at the podcast. और आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह के एजुकेशन स्पेसेस हमारे जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं वो मिस कर जाते हैं, और वो एजुकेशन स्पेसेस किस तरह से उन गैप्स को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जो लाइफ स्किल्स मिस हो जाती हैं, या कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो हम नहीं सीख पाते हैं, या ये मेन स्ट्रीम स्कूल्स कॉलेजेस में उनके लिए वक्त नहीं मिल पाता है, उनको सिखाने के लिए ये किस तरह के स्पेसेस डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से यूथ लीडरशिप को डेवलप करने पे काम कर रहे हैं शेयर अ स्माइल फाउंडेशन और साथ में कम्युनिटी जो नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो दे आर अ यूथ कलेक्टिव एंड वार्तालीप कोलिशन जो है, जिसमें अलग अलग प्रोफेशन के लोग जुड़कर कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को वो जो गैप्स मेन स्ट्रीम एजुकेशन से रह गए उनको फिल कर पाएं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर भारती आपसे। आप ये बताएं कि जब आप स्टूडेंट थे तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको लगता है कि वो मिस हुई, कुछ ऐसी वैल्यूज़, कुछ ऐसी टीचिंग्स? पहले मतलब मैंने अपना स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर लिया था 95 में। तो उस वक़्त तो खैर हम सभी जानते हैं कि वहाँ तो उस वक्त तब वैल्यूज़ बहुत अच्छे से स्कूल्स में इनपुट्स रहते थे उसके, मे बी थ्रू पेरेंट्स, मे बी थ्रू टीचर्स, और वो जो गुरु शिष्य का तब रिलेशन हुआ करता था, मतलब वो तो हम खैर कंपेयर ही नहीं कर सकते अभी वाले समय से। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें थी क्योंकि लिमिटेड करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते थे। तो जैसा मेरा इंटरेस्ट बहुत था म्यूज़िक के तरफ, आई यूज़ टू प्ले सितार। मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एक डिप्लोमा भी किया, बट देन आई कुड नॉट कंटिन्यू इट फर्दर बिकॉज लिमिटेड करियर ऑप्शंस थे। तो पेरेंट्स को ये लगा डेफिनेटली कि इस म्यूज़िक करियर में तो म्यूज़िक में तो कोई करियर नहीं हो पाएगा, या इससे मतलब इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे। तो डेफिनेटली वो उनका थॉट हमारे फेवर के लिए ही था, तो वो छूट गया। जब हम मतलब किसी अपने पैशन को या किसी इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर पाते, या
ऐसा लगता है कि साइड में कर लेंगे, तो वो जो साइड वाला चीज़ होता है वो डेफिनेटली साइड में ही रह जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस, क्योंकि तब उस वक़्त बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, कोई गाइड करने वाला एज़ सच नहीं था। वी वर नॉट यूज्ड टू हैव ऑल दीज़ काइंड ऑफ एआई एप्लीकेशंस, और मे बी बहुत सारे एक्सप्लोर करने के तरीके नहीं थे, तो कुछ ऑप्शंस हमें नहीं मिल पाए। स्कूल में भी लिमिटेड ऑप्शंस बताए जाते थे, तो ये मुझे कभी-कभी लगता है कि हाँ, शायद हम लोगों ने मिस किया। कुलसुम, आप बताएं कि जो आपका स्कूल एक्सपीरियंस रहा या बेसिक एजुकेशन जब आपकी हुई, तो उसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, और क्या ऐसा था जो मिस हो गया? मैं जब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डब्बू थी, है ना, और मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी टेबल्स याद करने में। टेबल सबसे ज़्यादा मेरी बहुत बड़ी दुश्मन मैथ थी। और जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा छुट्टी करते थे, उनकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि वो बड़े भाई बहन थे और 2 भाई बहन बहुत ज़्यादा छुट्टी करते थे। वो लोग का पढ़ाई हो चुकी थी 9th में जब तक मैं आई, तो फिर 9th मैंने कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट करी। तो टीचर्स की नज़रों में मैंने आना शुरू किया। तब टीचर्स को पता चला कि ये बच्ची भी स्कूल आती है, ये है कोई बच्ची, ऐसा। फिर 10th में जब मैं आई हूँ तो मैथ में बहुत ज़्यादा डब्बा थी, पर क्या हुआ कि हमें जो हमारे जो प्रिंसिपल थे, है ना, वो बहुत अच्छे थे, है ना, अनमोल भैया नाम है उनका, और वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि, है ना, जो बच्चे पढ़ेंगे वो एक साइड हो जाए और जिनको नहीं पढ़ना है आप उनके पीछे मत जाइए, उनका कहना ये था। तो हमने उनकी बात सुनी और ऐसा लगा कि यार बोलने वाले बहुत बोलते हैं, पर कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम तैयारी करो, देखा जाएगा। और उन्होंने बोला जिस भी बच्चे को पढ़ना हो मेरे पास आ जाना ऑफिस में। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब हम लोग चुपचाप से, हम 4-5 फ्रेंड चुपचाप से छुप के गए एक दूसरे से, कि हमको पता नहीं था कि हम लोग ही जा रहे हैं, है ना। तो मैं चुपचाप से गई, मैंने कहा भैया मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने बोला पढ़ लो। तो मैंने बोला आपने ऊपर क्लास में आके बोला था। तो क्या हाँ तुम्हें किस तरह से पढ़ना है? मैं कहा भैया मेरे से वर्क नहीं होता है, मेरे से आप या पढ़ाई करवा लीजिए या मैं वर्क करवा लीजिए, मेरे से वर्क नहीं होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें मैं ना 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ और तुम उसमें देखते हैं, तुम पढ़ाई करके दिखाओ मेरे को। मैंने कहा ठीक है, वर्क बिल्कुल नहीं रहेगा। मैंने क्या क्लास नहीं चाहिए किसी टीचर की, ऐसा है तुम्हें क्लास चाहिए? मैं कहा नहीं क्लास तो चाहिए। तो कहा तुम्हें प्रेशर चाहिए तो चलो तुम्हें कोई भी एक सब्जेक्ट दे देता हूँ। कि कौन सा दूँ? मैंने कहा आप कोई भी दे। मैंने कहते हैं वो बोले मैथ। मैंने कहा यार मैथ, मैंने कहा ठीक है कर लूँगी मैं, पर काम नहीं करूँगी मैं स्कूल का। क्या हाँ, मैं अब वो जो लास्ट में जो थोड़ा स्कूल में टाइम मिलता था वहाँ बोला पर कोचिंग नहीं जाना है, उनका शर्त ये थी। मैंने कहा हाँ नहीं जाऊँगी मैं कोचिंग, और मेरे को खुद से ही पढ़ाई करनी है। मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट करी, है ना, और धीरे 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 करके मैंने अच्छी तरीके से 1 महीने में अच्छा मैंने किया, क्योंकि मेरा लेवल नहीं था वो, और मैंने काफ़ी मैथ को अब बहुत मोहब्बत से समझा था। तो और पहले मतलब 80 में से मेरे जब मार्क्स आए थे 36 मार्क्स थे, तो उनको भी थोड़ा ये हुआ कि हाँ अब ये कर सकती है, इसको भी कुछ है। मैंने मेरे घर पे जाके पता चला मम्मी आपको पता है मेरे को अच्छे बच्चों में सेलेक्ट किया गया है, और वो भी मैथ की वजह से। तो मम्मी कहती है मैथ्स, तुम मैथ्स? हम मान ही नहीं सकते, घर में सबका एक ही कंसर्न था, हम मान ही नहीं सकते। बड़ी सिस्टर को कॉल लगाया, अरे मेरे को मैथ की वजह से सेलेक्ट किया। तो ये बहुत अच्छा था, उन्होंने मेरे को काफ़ी मदद की। एक मैथ्स की वजह से मैं एक अच्छे स्टूडेंट में गिनती। अगर मेरी मैथ नहीं होती स्टार्टिंग में सबसे पहले, तो शायद पॉसिबल होता ही नहीं कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। सागर, आप बताएं कि क्या एक ऐसी चीज़ आपको लगता है कि जो स्कूल एजुकेशन में होनी चाहिए थी लेकिन आपने मिस किया उसे? सर मेरे को लगता है कि एक वो स्पेस होना ज़रूरी है जो जहाँ पर सबको सुना जाए और बिना कोई जज या जो सही और गलत के जो मायने हैं उनसे हटकर मतलब उनको पहले सुना जाए जो भी स्टूडेंट है। तो वो जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको शायद वो कहीं न कहीं वो स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है और उसकी मेरे को कहीं न कहीं स्कूल टाइम में कमी लगी। और कोई ऐसी बात जिसको लेकर आपको लगता है कि यू आर ग्रेटफुल कि बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन रहा? बिल्कुल सर, जैसे कि कई टीचर्स ऐसे हैं जो आज भी मुझे याद है और वो क्योंकि उनके मेरे साथ जिस तरीके से वो पेश आते थे, जिस तरीके से मेरा उनका मेरे प्रति व्यवहार था, वो मेरे को कहीं न कहीं बहुत ऐसे अभी भी उनकी याद दिलाता है। और क्योंकि उन लोगों ने शायद मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए थी या जिस चीज़ की मुझे कमी महसूस होती थी, वो मुझे उनसे मिलती थी।
तो मेरा मतलब ये है कि जैसे कई टीचर्स वो स्पेस प्रोवाइड करा पाते थे, कुछ नहीं करा पाते थे, तो वो भी एक मतलब लिमिटेशन जो दोनों उसी में है। डॉक्टर भारती, जैसा आपने सुना, ये जिस तरह से यूथ लीडर्स जो हैं इनका जो एक्सपीरियंस रहा कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे गैप्स इनको लगे। सो एज एन एजुकेटर, अब आपने जब से पढ़ाना शुरू किया, जब आप टीचिंग प्रोफेशन में भी रहे, सो किस तरह से आपने कोशिश की है उन गैप्स को फिल करने की? जैसे अभी आपने भी शेयर किया, मुझे टीचिंग में 2 decades से भी ज़्यादा हो गए सर। तो आई हैव कम अक्रॉस विथ different generation of students. So what I have felt is that कि पहले थोड़ा सा अप्रोच ये था, मतलब आपका प्रश्न ये है कि उन गैप्स को फिल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। पहले स्टूडेंट्स का हम लोग ये देखते थे कि उनका एसोसिएशन, उनका रैपो बिल्डिंग एक टीचर के साथ में बड़ा स्ट्रांग रहता था सर। मतलब डेफिनेटली 2 वे सिचुएशन होता है ये। तो टीचर्स भी, मतलब जो मेरे कोलीग्स रहे हैं सभी इस तरह से रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से रैपो बनाना सीखा बच्चों से। तो आप एक मेंटोर की तरह से उसे हर फील्ड में कहीं ना कहीं प्रॉपरली गाइड कर पाते हो, क्योंकि वो भी ओपन होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाला पक्ष जो आपकी राय तो चाहता है, लेकिन वो ओपन होना भी चाहिए उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर धीरे धीरे मैंने देखा, मतलब वी हैव ऑब्जर्व्ड कि अब जो स्टूडेंट अभी या थोड़े टाइम पहले भी जो थे, तो उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग ना होकर वो सिचुएशनशिप ज्यादा हो जाता था कि फॉर द टाइम बीइंग, टिल द टाइम वी आर टीचिंग देम या वी आर पार्ट ऑफ देयर स्टडीज, तो दैट टाइम तक दे आर ओके, दे वुड बी रिस्पेक्टिंग यू, एंड देन इट इज ओके। मतलब एंड नाउ वो ट्रांसफॉर्मेशन होते होते दे हैव बिकम मोर सेल्फ सेंटर्ड। तो कहीं ना कहीं कमी शायद हम लोगों में रही है कि उतना समय ना देना या उनके डाइवर्जन्स ज़्यादा होना। पहले ह्यूमन रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग थे इसलिए क्योंकि सोशल क्वेश्चन हाई होता था लोगों का, और उसका रीज़न भी यही होता था कि ये सब गैजेट्स नहीं थे। कनेक्ट करने का तरीका है कि भाई आप ऑफलाइन ही कनेक्ट करोगे, आपको मिलने ही जाना है, आपको बात ही करना है। तो जैसे अभी आपने बोला, तो मुझे भी वाकई में लगा कि ऐसे कुछ स्पेसेस शायद हम और डेवलप कर पाए जहाँ दे कैन कनेक्ट मोर वन टू ईच अदर, सो दैट डेफिनेटली ऐसे प्रोग्राम्स हम भी रन करते हैं, जैसे स्टूडेंट मेंटोरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। तो वो स्पेस क्रिएट इसलिए की है कि आपको एक मेंटोर है और आपको उसको लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलॉटेड है। तो ये स्पेस ही बनाया ही, ये प्रोग्राम इसलिए कि तुम अपना हर तरीके की, वेदर इट इज पर्सनल, वेदर इट इज प्रोफेशनल, वेदर इट इज एजुकेशनल, किसी भी तरह का कोई भी लिमिटेशंस आ रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, यू गो एंड टॉक टू योर टीचर। कभी कभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स से भी उतना ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते, जो कई बात वो हमने ऑब्जर्व किया है सर, कि कहीं कोई साइकोलॉजिकली किसी डिप्रेशन में है या स्टडीज को लेकर कुछ डाउट्स है या बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि अभी ये जनरेशन में स्ट्रेस वर्ड तो बहुत ही ज़्यादा आप प्रोमिनेंटली सुनते हो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसको डाइल्यूट कर पाएँ कहीं ना कहीं। तो वी कीप ऑन ट्राइंग। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे देते हैं जहाँ पे कि दे कैन, लाइक वी हैव गॉट वेरी गुड एसोसिएशन विद शेयर अ स्माइल फाउंडेशन। तो उनके थ्रू वो लोग इस तरह के कई एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ हमारा स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास तो कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं तो ऑलरेडी दे आर इन दैट स्टेज के दे नीड टू बी ओपन अप। तो वो स्पेस शेयर अ स्माइल फाउंडेशन टाइप कई ऑर्गेनाइजेशंस हमें प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज अ ग्रेट सपोर्ट जी। सागर, एक चीज़ बताएं कि जब आप पढ़ रहे थे एज अ स्टूडेंट, आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस किया या कहीं आपको लगा कि यू आर नॉट इंक्लूडेड, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ? जी सर, जैसे कि कई ऐसे एक्टिविटीज़ के दौरान मेरे को लगा कि जैसे क्रिकेट वगैरह या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अगर स्कूल जैसे में हो रही है, तो उनमें कुछ कुछ सिलेक्टिव लोगों को ही, स्टूडेंट्स को ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। वो सभी जो स्टूडेंट थे उनके लिए नहीं हो पाता था, तो वो कहीं ना कहीं, वो मेरे को लगता है शायद वो एक, मेरे को खुद को भी इंटरेस्ट था, तो इस वजह से वो मुझे मिला नहीं, तो इस वजह से वो मेरे को महसूस होता है। उसमें आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? जब मैं कॉलेज लाइफ में आया मेरा,
तो स्टार्टिंग में मैं बीएससी नर्सिंग मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसे फाइट करके एडमिशन हो गया था, और मैं साथ में नीट की तैयारी कर रही थी, और मेरे साइड इफ़ेक्ट हो गया था वैक्सीन की वजह से, तो मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई। तो उस वक्त मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो मेरे को एक बार बताता कि इट्स ओके कुलसुम, तुम चलते चलो, कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू हो जाएगा। पर उस वक्त तो फिर कुछ साल बाद मेरी सिस्टर ने बोला 2 साल बाद कि कुलसुम अब तो बहुत बेटर हो गई है, तो इसे प्लीज़ कर। फिर मैं जब कही तू साइकोलॉजी से ले लेते को साइकोलॉजी पसंद है, साइंस स्ट्रीम का हिस्सा है, मैं कहा मुझे बीए नहीं करना कि उसमें साइकोलॉजी मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है चलो कर लेती हूँ। अब मैंने इग्नू से, उसने बोला, मैंने कहा इग्नू से ही कर लेते हैं। इग्नू से स्टार्ट किया, पर इग्नू में हमारे यहाँ पे टीचर्स नहीं प्रोवाइड हुए साइकोलॉजी के। अब जो भी सेल्फ लर्निंग थी वो सारे, मैंने जो भी पढ़ाई की वो सारी सेल्फ थी, तो उसमें मेरे को इतना मज़ा नहीं आया पढ़ाई करने में, क्योंकि मैं चाहती थी अगर मैं छोटी भी चीज़ सीखती हूँ तो मैं उसे दिल से सीखना पसंद करती हूँ। तो ये मैंने बहुत बड़ी चीज़ मिस करी। ठीक है, सो कमिंग टू द पॉइंट मैम, जो सागर ने जैसे बताया कि जनरली ये मेन स्ट्रीम एजुकेशन स्पेसेस जो हैं स्कूल्स कॉलेजेस में यही होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको बार बार सेलेक्ट कर लिया जाता है कोई भी एक्टिविटीज़ में, कोई भी इवेंट्स में, और काफ़ी बच्चे हैं जो शायद इतना ओपन नहीं होते हैं, इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, तो उनको चांसेस कम मिलते हैं और उनके मन में ये हमेशा रह जाता है कि यार मुझे चांस नहीं मिला। कई बार तो जैसा मैं अपने एक्सपीरियंस भी अगर शेयर करूं, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं बड़ा मीडियोकर सा स्टूडेंट था, क्लास में चुपचाप बैठना, पीछे बैठना। सो मुझे तो पता ही नहीं होता था कि कब सिलेक्शंस हो गए। जी बिल्कुल ठीक है सर। ये चीज़ें, कोई भी एक्टिविटी है जिसमें मान लीजिए मैं पार्टिसिपेट करना भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल पाता था कि वो कब सिलेक्शन हो गए, कब उन्हीं बच्चों को बार बार सिलेक्ट कर लिया जाता था। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या आप कुछ करते हैं? हाँ, अब तो सर बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने अभी भी बोला, सागर का कहना बिल्कुल सही है। स्कूल्स में बहुत बड़ा नंबर होता है तो शायद हर एक को केटर करना, और दूसरा मुझे लगता है सर आजकल टीचर्स के पास इतने मल्टीपल टास्क हैं, उनको बहुत इजी वे लगता है कि अच्छा ये मेरे 4 स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उनको बार बार मौका मिल गया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी, अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स से बाकी 36 कैसे ग्रूम होंगे। तो खैर हमारे कॉलेज लेवल पे तो व्हाट वी यूज टू डू, वही स्कूल से स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज में। तो आपने जैसे बोला मीडियोकर बहुत बिलो एवरेज भी है, बट अपने यहाँ तो सर ये सिस्टम है, मतलब मेनी कॉलेजेस आर डूइंग दिस, नॉट ओनली माई कॉलेज, आई एम फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड मैनेजमेंट। लेकिन हम इंडिविजुअल असाइनमेंट्स देते हैं सर, एवरीबडी हैज़ टू पार्टिसिपेट। पॉसिबल ही नहीं, आपके वो क्रेडिट्स उसके साथ इन्वॉल्व हैं, स्कोर्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको स्टेज पे आना ही पड़ेगा। एंड डे वन सिंस दे स्टेप इन टू द कॉलेज वी बिगिन विद द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो जितना भी स्टूडेंट है, 200 न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, तो वी गिव दैट मच टाइम कि इंडिविजुअल स्टूडेंट अपना आकर इंट्रो देगा। आई नो स्टेज फेयर आज आप हम बड़े बड़े लोगों को, वी ऑल्सो हैव बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक कि मुझे अगर स्टेज पे जाके कुछ बोलना है, बट इट इज़ डिफिकल्ट कि जब वो स्टूडेंट को बस थोड़ा थोड़ा स्पेस मिले तो उसके लिए उस साइड की जर्नी से इधर तक कवर करने में बहुत मुश्किलें नहीं आएंगी। तो ऐसे ही इंडिविजुअल असाइनमेंट से हम उसको पूरा 2 साल, दे आर विद अस फॉर 2 years, ये पीजी कोर्स की मैं बात कर रही हूँ सर, वी हैव एमबीए स्टूडेंट्स, एमसीए स्टूडेंट्स विद अस। तो 2 साल में उसकी इतनी ग्रूमिंग हो जाती है कि 100% आई एम डैम श्योर कि एटलीस्ट उसका स्टेज फेयर चला जाता है। बहुत अच्छा ओरेटर तो हम उसे नहीं बना सकते, 2 years बहुत कम समय है, लेकिन अगर वो इक्वली कंट्रीब्यूट करता है टीचर के जितना, तो वो बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बाहर निकलता है। दिस इज वी मेक श्योर दैट दिस हैपेंस। ठीक है, नाउ कमिंग टू योर रोल एज यूथ लीडर्स, जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन जो शेयर अ स्माइल फाउंडेशन है उसमें कर रहे हैं, तो कुलसुम आप बताएं कि किस तरह से आपका ये काम है कि जो गैप्स आपने फेस किए उनको दूर करने के लिए किस तरह की स्पेसेस शेयर अ स्माइल फाउंडेशन के थ्रू आप क्रिएट कर रहे हमारे स्टार्टिंग में भी चल रहा है समझो तो जर्नी, है ना? हैं? समझो तो जी, समझो तो ये नेशनल चैम्पियनशिप है, ठीक है। ये 3 स्टेट्स में चल रही है, 48 टीम्स इसे रन कर रही हैं। उसमें से हमारी राजस्थान में एक टीम हमारी भी है। अब लास्ट ईयर भी मेरा ऐसा था कि मैं मतलब साल के बीच में से मैंने इस जर्नी को ज्वाइन किया था,
और मैंने उसमें काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि बिकॉज़ मैंने 2 टीम को एक साथ मैंने लीड किया था, तो उसमें मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली जिनको कुछ भी नहीं मालूम था इस जर्नी के बारे में क्या है, और कुछ ऐसे लोग थे जो जर्नी कर रहे थे पर बीच में से लेफ्ट आउट। किस चीज़ की जर्नी है ये? ये जर्नी है, चैंपियनशिप है ये एक, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड है, और इसमें यूथ लीडरशिप कैपेसिटी को हम बिल्ड करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जी, अराउंड, इंडियन, उसकी वैल्यूज़ के बारे में बिल्कुल आप उसकी बताते वैल्यूज़ हैं। के बारे में। और मेरा मानना ये था कि मैंने आर्ट्स या फिर मैंने क्यों ये सब्जेक्ट एसएसटी क्यों नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, और मेरे को रियल में बिल्कुल नहीं पसंद था। पर जब मैंने, ये रियल लाइफ है हमारी और हमको इससे भागना नहीं है, तो मैंने इसको, जब इस प्रोग्राम को रन कर रही थी, तो मैंने कहा यार मुझे ये करना चाहिए। एक तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं खुद इससे भागना बंद करूँगी, जिससे मैं आज तक भागती आई हूँ। कभी भी एसएसटी पढ़ाने की बात होती है और मैं उस जगह से गायब हो जाती हूँ, है ना। तो और इसका है क्या, इसका आज देख ही लेते हैं, इसके बारे में पता चला। तो और बात की ये है कि कुछ बच्चे हमें स्कूल्स में और कम्युनिटी में हमारे ऐसे मिल जाते हैं जो इस पे बात ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हाँ जी, मतलब सामने वाले, अगर आप भी बोल रहे हो गवर्नमेंट गलत है तो वो भी बोलेंगे गवर्नमेंट गलत है। आपने बोला कि ये आदमी सही नहीं तो इस भी, तो ये काफ़ी भेदभाव और ये सब चीज़ों को ना हमने उनको लेवल में लेके आना मेरा हमारा पर्पस है। अगर आप बताएं कि किस तरह से आप अब यूथ लीडरशिप की कैपेसिटी में आकर उन चीज़ों को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए जो आपने फेस की। बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने कहा कि वो एक स्पेस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी यूथ के लिए। तो हम वो एक स्पेस उनको प्रोवाइड करा रहे हैं जहाँ पर हम उनको सुन रहे हैं और उनको कंपेशन और केयर के लेंस से अपने आसपास के लोगों को भी देखने के लिए हम मौका दे रहे हैं। और वो जर्नी पर हम उनको एक लेकर जा रहे हैं जहाँ पर वो अपने अपने आप, अपनी सोसाइटी और उनके अंदर थोड़ा-सा कुछ एक्शंस कर सकें जो केयर और कंपेशन के लेंस से हो। तो हम वैसे ही एक वो जर्नी उनको, और जिसमें हमने कई ऐसे करुणा टाइम करके हमारा एक जर्नी है जिसमें हम यूथ को लेकर जाते हैं, और उस जर्नी के दौरान कई ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए वो हमारे साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ नए कनेक्शन बिल्ड करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इंट्रोवर्ट से कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट कैटेगरी में आने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे कई ऐसे साथी रहे हैं जो जिनको पहले घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, लेकिन कई ऐसे जब वो रेगुलर एक्टिविटीज में आने लगे, देन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए और कई ऐसे एक्सपोजर्स ले पाए। तो वो एक हम ऐसी स्पेस उनको दे रहे हैं जिनमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और जैसा वो चाहते हैं वैसा वो कर पा रहे हैं। तो मैम, आप भी जिस तरह से शेयर अ स्माइल फाउंडेशन को मौका जो भी मिलता है इस तरह की स्पेसेस क्रिएट करने का, वो आप देते हैं अपने जर्नी के थ्रू, और आप उन लोगों को सपोर्ट और गाइड भी करते रहे हैं। तो किस तरह की नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, या क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में, कि ये गैप्स जितना कम हो पाए वो हों? इस पे बेस्ट है सर कि स्टूडेंट को एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक्सपोजर मिले। मतलब वी ऑल्सो आर डूइंग द सिमिलर थिंग, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अच्छा, इस स्टूडेंट को वीडियोग्राफी का बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो कहीं उसको उसी फील्ड का एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिल जाए, उसको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, वो कुछ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ एंगेज हो जाए फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो उसका वो हुनर और शार्पन हो सकता है सर। सिमिलरली बहुत अच्छे ओरेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे यहाँ पे एक एफएम है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, उसमें स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट्स हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि यू विल कवर अप दिस एंटायर प्रोग्राम। तो उसको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया वेयर एन ही इज रिफाइनिंग हिज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड टैलेंट, मतलब ही इज मोर एस्टैब्लिशिंग हिज और हर टैलेंट। तो इस तरह से करके बहुत मुझे लगता है कि बेस्ट वे टू फिल अप दीज गैप्स इज provide them experiential learning, make them understand कि these are the list of areas where they can indulge themselves, groom themselves, and I mean faculty, management all can support them to transform into a particular area of interest। ये मुझे हमेशा लगता है सर, and institutions are doing this way, बहुत important भी है ये करना। ओके सागर, आप बताएं कि अब आपका जो एक्सपीरियंस एज स्टूडेंट भी रहा और एज लीडर भी अब हो गया है, यूथ लीडर,
सो अब अगर आपको एक मौका मिले, एक प्लेन कैनवस मिले कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो आप उसमें क्या चेंजेस करेंगे? जो मेन स्ट्रीम स्कूल की अगर हम बात करें कि मेन स्ट्रीम स्कूल में जो चीज़ें नहीं होती हैं, जो गैप्स होते हैं, उनमें क्या क्या एडिशनल चीज़ें आपको लगता है कि ये 2 या 3 चीज़ें तो मैंडेटरी होनी ही चाहिए? सर उन्हें एक तो सुना जाए कहीं ना कहीं, जो भी वो जिस तरीके के कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद वो बैक बेंचर ही रह जाते हैं और वहाँ से अपनी वॉइस टीचर तक नहीं पहुँचा पाते, सो हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए वो अपनी वॉइस रेज कर पाए। और वो और जब वो वॉइस रेज कर रहा हो तो वो उसके लिए नॉन जजमेंटल स्पेस रहे, उसको ना कोई सही ना कोई गलत के नज़रिए से ना देखा जाए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसके अलावा जो उसके पीछे का क्या थिंकिंग आ रही है उसकी, तो वो उस पर भी थोड़ा फोकस किया जाए। मुझको लगता है ये दो चीजें अगर होगी तो काफी मतलब इसमें एक स्पेस का होना ही बहुत जरूरी है। मैं सागर की इस बात पे ऐड करना चाहूँगी। जैसे आपने बोला सागर, तो इसका बेस्ट वे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बैक बेंचर्स, और मुझे पता है कि उनमें वो टैलेंट है, बट वो वही है कि वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा। तो उसी को पहले कहा जाता था ना, सबसे शैतान स्टूडेंट को मॉनिटर बना दो तो आपकी क्लास का डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन हो जाएगा। तो हम उसको ऐसे क्लब या ऐसे प्रोग्राम का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं सर, जहाँ से वो अपने आप उसको समझ में आता है कि अब दिस टास्क इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपने आप उसका वो हुनर निखर के जरूर आता है। उसको पता है मुझे ये लीड करना है, मुझे ये रिसोर्सेज गैदर करने हैं, मुझे इस काम को ऐसे कंप्लीट करना है, मैम ने कह दिया है। और वो डेफिनेटली वो होगा भी तब जब वो टीचर और स्टूडेंट का वो रिलेशन वैसा स्ट्रांग होगा। तो अच्छा, भारती मैम ने कहा है तो ये जरूर करना है। ये तब होगा जब उसको पता है कि हाँ, मैम भी उतना करते हैं, मैम को मेरे पे ट्रस्ट है, तो मुझे वो ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना। ये अगर डेवलप होगा रिलेशनशिप, तो आई थिंक मतलब इट विल हेल्प अस आउट टू ट्रांसफॉर्म दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो सागर बात कर रहे हैं। तो कुलसुम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक डिस्क्रिमिनेशन जो एज अ फीमेल ख़ास तौर पे इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुत फेस करने को मिलता है। कई चीज़ों में ये मान लिया जाता है कि लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। तो इस तरह के चीज़ों को कैसे चेंज किया जाए, कैसे बदलाव आएगा, उसके लिए क्या करना चाहिए स्कूल्स में या कॉलेजेस में? मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी। मैं भी अभी गई थी एक स्कूल में, मोबिलाइजेशन के लिए गई थी, और उनका कहना ये था कि आप है ना इसे उतार के आइएगा। जैसे आप स्कार्फ करते हैं, नकाब लगाते हैं, आप है ना बच्चों के सामने आइएगा ना, इसको उतार के आइएगा, बच्चों को ये ना पता चले कि आप मुस्लिम हो। तो ये एक मेरे को फीमेल सा तो हर्ट ही हुआ, ये मेरे को पूरा ही साइड कर दे रहे। हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियंस हैं। तो वो वहाँ पे तो मेरा मानना ये है कि एक सेशन सभी स्कूल्स में हमें देना चाहिए, और स्कूल को भी अग्री करना चाहिए, है ना, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन सिखा रहे हैं। काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी स्कूल्स डर भी गए इस बात से कि है ना, हाँ अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सिखाने आ रहे, पहली फर्स्ट तो ये मुस्लिम है ना, दूसरी बात ये फीमेल है। तो ये कुछ अपने ही आसपास की बातें ऐसी बताएंगी है कि है ना इन्हीं के पक्ष में बच्चे चले जाएंगे। हो सकता है कि हमारे यहाँ पे स्कूल में बच्चे आने ना लग जाए, हो सकता है बच्चे हमसे ही ऐसे सवाल उठाने लग जाए। तो ये है कि ऐसे सेशन दिलवाने चाहिए ताकि बच्चों की थोड़ी उस बात पे समझ बने कि भेदभाव से बच सके। मैम, आपको क्या लगता है जो फीमेल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एक ग्रेजुअली उसमें चेंज तो आ रहा है, बट अभी भी आपको लगता है कि बहुत काम करने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि अभी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं? 100% सर, काम करने की तो ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए जैसे कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम ओनली। ये सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने माइंडसेट बदलने की बहुत ज़रूरत है। अभी भी शायद आप मुझे भी बोलें तो मुझे कहीं ना कहीं मे बी बहुत सारे उसके रीजंस हैं। सोसाइटी को देखते हुए जिस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो कंस्ट्रेंट्स देखते हुए, तो मुझे आज भी डर है कि अच्छा मेरा मतलब वही बहुत छोटी सी बात है, मेरा सन कहीं भी जा रहा है तो वहाँ पे भी बहुत हर्डल्स हैं, बहुत
डाउट्स मैंने रेज करे और मैंने एक क्वेश्चन पुट अप किया है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, जो रूल्स है वो आपके लिए भी है, दीदी के लिए भी है। बट अगर डॉटर के लिए मुझे कंसर्न थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माई सन, तो माइंडसेट में बदलाव आया है कि उसको भी अगर इंटर्नशिप करना है, जॉब करना है, तो कहीं भी जाना पड़ेगा, दैट इज़ ओके। बट उसके साथ कोई ज़रूर होगा, ये मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है। बेटे के साथ कोई भी नहीं होगा चलेगा, ही विल मैनेज, बट बेटी के साथ कुछ होना कोई होना घर का ज़रूरी है। तो वो शायद माइंडसेट अभी भी तो मुझे हम लोगों को खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलती है, मैं कॉलेज में ऑब्जर्व करती हूँ। तो गर्ल स्टूडेंट्स अगर एनसीआर में कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो दे विल नॉट गो। बहुत अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, अच्छा पैकेज है, तो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना नेम विड्रॉ कर लिया। यानी अभी भी, ये तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सोसाइटी में ये चीज़ें अभी भी 100% हैं, पर वो रीजंस भी उनके जेन्युइन है क्योंकि पीपल डोंट फील सेफ। और ये सही भी है, आज आप और हम इतनी चीज़ें सुनते रहते हैं, तो कैसे पेरेंट्स सेफ फील करेंगे? तो उनका बदलाव लाने के लिए तो पहले सोसाइटी ग्राउंड्स पे शायद वो सेफ्टी क्रिएट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सागर, अब आप ये बताएं कि जो स्पेसेस की हम बात कर रहे हैं, एक तो वो किस तरह की स्पेसेस हैं वो थोड़ा सा बताएं, और उसमें चैलेंज आपको क्या आता है, कि क्या तकलीफ आती है, क्यों वो चेंज नहीं आ पा रहा है? सर जैसे कई संस्थाएं हैं जो मतलब इन पे काम कर रही है और इन गैप्स को फिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने एक लिमिट एरियाज में ही काम कर पा रही है। वो एक सिटी लेवल पर या नेशनल लेवल पर जैसा उनको आना चाहिए और सभी यूथ तक जिस तरह के पहुंचना चाहिए, वो उस तरीके से शायद कहीं ना कहीं नहीं आ पा रहा। और उस पे शायद उस चीज में समय भी लगेगा। और वो स्पेस ऐसे हो सकते हैं जैसे कि हमारा, जैसे कि मैं एक सेंटर की बात करूं, हम एक लर्निंग सेंटर चलाते थे जहाँ पर हम बच्चों के साथ 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों के साथ हमने वो स्पेस बनाया, जहाँ पर वो बच्चों में हमने देखा कि ये जो भी हम काम कर रहे हैं वो बिहेवियरल चेंज वाला है, जिसपे हम 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल तक हमको कोई ऐसे हम आउटकम नहीं निकाल सकते, या हम नहीं देख पाएंगे कि हम क्या बदलना चाह रहे हैं, क्या वो बदल गया है। तो वो स्पेस मतलब बना पाना हमारे लिए एक चैलेंज कहीं ना कहीं हो पा रहा है। उस आउटकम को दिखा पाना कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज है, क्योंकि जी, क्योंकि काफी लॉन्ग टर्म चीज है। और बिहेवियरल चेंज आसानी से नहीं आता, उनको पीढ़ियां लग जाती है दिखने में। तो वो कहीं ना कहीं वो लाना हमारे लिए एक चैलेंज हो रहा है। हम उसके लिए कई ऐसे स्पेस कर रहे हैं क्रिएट, जैसे कि मैंने जर्नीज की बात बताई, कोरोना टाइम की जैसे जर्नी है। और कई ऐसे स्पेस हम दे रहे हैं उनको, जैसे कि संवाद करके हम एक करते हैं जहाँ पर लोगों को हम इंटेक्ट कराते हैं। टेबल कनेक्ट टेबल करके है, जिसमें हम कई ऐसे स्ट्रेंजर्स को कनेक्ट कराते हैं एक दूसरे से, और वो बिना अपना नाम जाने एक दूसरे की स्टोरीज से कनेक्ट होते हैं। तो वो एक स्पेस है। उसके अलावा हमने कम्युनिकेट करके एक किया है, जिसमें हमने सिटी के अराउंड कैसे यूथ का नजरिया है, वो क्या किस तरीके से शहर को देखते हैं, उसको हमने उनको मतलब उस जर्नी पर हमने कराया है। कचरे की कहानी करके एक हमने जर्नी ली थी, जिसमें जयपुर में सिटी का जो भी वेस्ट है वो किस तरीके से हमारे घर से निकलता हुआ कहाँ पर जा रहा है, वो हमने उनको एक्सपीरियंस कराने की कोशिश की है। तो ये कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हम मतलब कर रहे हैं, और उस पर शायद उसको बड़े लेवल पर करने की जरूरत है। मैम, आप के क्लोजिंग कमेंट्स में लेना चाहूँगा इस पे, कि किस तरह से ये पूरा जो एक्सटर्नल बॉडीज जो आती हैं इस तरह की स्पेस क्रिएट करने के लिए, क्या उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है सर, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ इनफैक्ट कर भी रहे हैं। हम लोग भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रन करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज सर्टिफिकेट कोर्स इन सिटीजनशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें जैसे सागर जिन स्पेसेस की बात कर रहे हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ वॉल्टियर्स हो, ये युवा, ये यूथ कनेक्ट हो उन सारे प्रोग्राम से, क्योंकि ये सारा बदलाव ही उन्हीं के लिए कर रहे हैं। और यूथ बीइंग सिनर्जिस्टिक सेक्टर, हमको पता है फ्यूचर ऑफ नेशन है, वी नो दिस वेरी वेल। तो वही जैसे मैंने पहले बोला था, उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लाने के लिए हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। इसमें मैंडेटरी है हर एक स्टूडेंट के लिए
कि वो उनको किसी सोशल एंटरप्राइज, मतलब दे आर रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्व्स engaged with community programs. तो we engage them with NGOs, social enterprises. होता 15 दिन का ही है क्योंकि हम उनके मेन करिकुलम से इतना ही स्पेस निकाल पाते हैं, पर मुझे लगता है कोई बात नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। वो अपना सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच से थोड़े तो बाहर आते हैं। और पिछले 2012 में सर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। मैं आपको बताती हूँ इसमें हम करते क्या हैं। तो पिछले 14 साल से 13 साल से तो मैं इसे होते हुए देख रही हूँ, and I have observed a very good transformation in students, those who do it sincerely. मुझे पता है सर, चैलेंज जो आप बात कर रहे हैं वो भी है कि इसमें से 100% बच्चा सीखेगा, समझेगा, कम्युनिटी को लेकर उसको समझ में आएगा कि मेरा रोल या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मैंने यहाँ से बहुत कुछ लिया है, तो अब मेरा टर्न है रिटर्न करने का। तो इन दिस वे आई कैन डू। तो शायद सारा 100% यूथ नहीं समझेगा, लेकिन मुझे लगता है 40% भी समझा तो ठीक है, वी हैव डन आवर वर्क वेरी वेल। तो इसमें दे गो एंड वर्क विथ एनजीओज। वो समझते हैं कि वो किस तरह के सोशल इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं, और कुछ तो ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो उनको पता भी नहीं होती, क्योंकि आपको जिस तरह का ब्लेस्ड हो, आपको ऐसा परिवार, ऐसा घर, ऐसे रिसोर्सेज मिले जिनसे आपने अपना जीवन बहुत अच्छे से, आप यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ है जहां आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस, छोटा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन लोगों को बहुत मदद कर सकता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। और आज जिस तरह से हमने बात की, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि ये जो गैप है ये फिल करने के लिए जो मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं और जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो कम्युनिटी हो या वार्तालीप हो या शेयर अ स्माइल फाउंडेशन हो, इन लोगों को साथ में आना चाहिए। बिकॉज अगर ये साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक सिनर्जी बनेगी, एंड दैट विल मेक श्योर कि और बेहतर तरीके से हम स्टूडेंट्स को, आने वाली जनरेशन्स को उन वैल्यूज़ के बारे में भी सिखा सकें, वो लाइफ स्किल्स सिखा सकें, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बेहतर तरीके से दे सकें जो अभी मेन स्ट्रीम एजुकेशन में मिस हो जाता है। So once again, thank you everyone for being here. It was a pleasure talking to you, और I'm pretty sure कि जो लोग इसको देखेंगे उनको ये समझ में आएगा कि किस तरह से इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो कोशिश है उसमें हम लोग और सपोर्ट कर सकते हैं और लोग इनके साथ जुड़ें। थैंक यू सो मच एंड होप टू सी यू ऑल अगेन सून।